Hello students, we will be continuing with our topic of natural selection. लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टडी करना स्टार्ट किया था एंड वी हैड स्टडीड फर्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन दैट वाज स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन. नाउ वी बिगिन विथ सेकेंड टाइप दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. Directional selection is also called as progressive selection. Stabilizing selection में हमने जब बात करी थी तो उसको नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन कहा था कि वो पॉपुलेशन को नॉर्मलाइज करता है, और ये इसको कह रहे हैं हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन. दैट मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं. सो इट प्रोड्यूसेस अ रेगुलर चेंज विद इन अ पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. देन ये और ऐसा क्यों होता है? जब हमने स्टेबलाइजिंग की बात करी थी, बार बार हमें कंपैरेटिवली बात करनी पड़ेगी कि जब हमने स्टेबलाइजिंग की बात करी थी देन वी हैड सेड दैट इन अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट, दैट मीन्स एनवायरनमेंट नहीं चेंज हो रहा है तो पॉपुलेशन में जो भी एक्सट्रीम्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव दे वर नॉट बीइंग सिलेक्टेड एंड एवरेज पॉपुलेशन वाज बीइंग सिलेक्टेड. अब डायरेक्शनल सिलेक्शन एक्ट कब करता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द environment. When there is a change in the environment in a particular direction, तो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को अडेप्ट करता है, करने की कोशिश करता है. तो जो अडेप्ट कर लेता है वो सिलेक्ट हो जाता है, जो नहीं अडेप्ट करता है वो नहीं सिलेक्ट होता है. सो ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट फेवर्स दोज इंडिविजुअल्स दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू द न्यू एनवायरमेंटल चेंज एंड दे बिकम बेस्ट अडेप्टेड to that new environmental or ecological conditions. तो environment में जो भी change आता है, ये ecology में जो भी change आता है, उसके response में जो individuals अपने आप को change कर लेते हैं और adapt कर लेते हैं, they are selected and others are not. So the selection operating under these circumstances is called as directional सिलेक्शन. क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव, बढ़ रहा है. इट फेवर्स द फिनोटाइप विच इज नॉन एवरेज और एक्सट्रीम. ये ऐसे फिनोटाइप को फेवर करता है जो कि नॉन एवरेज है, जबकि स्टेबलाइजिंग एवरेज को प्रेफर कर रहा था. ये नॉन एवरेज या एक्सट्रीम को प्रेफर करता है एंड देन pushes the phenotype of the population in that direction. Gradually सारी population उसी direction में चली जाती है. So it is a progressive selection which removes more individuals from one end of a normal bell-shaped curve of variability distribution. लास्ट लेक्चर में भी हमने बेल शेप कर्व की बात करी थी. उसमें हमने बात करी थी कि दोनों एंड्स एक्सट्रीम जो हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दे आर बीइंग एलिमिनेटेड, और बीच का जो पोर्शन है कर्व का, बेल शेप कर्व का, दैट वाज बीइंग सिलेक्टेड और कंजर्व्ड. यहां पर क्या होता है कि वन साइड ऑफ द बेल शेप्ड कर्व इज नॉट सिलेक्टेड एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कर्व आर एडेड टुवर्ड्स द अदर एंड एंड देयर बाय it alters the mean value of the trait in the population in a particular action. So the mean moves in one direction. Now directional selection, it occurs during or after the environmental change and the gene frequency of a particular gene changes more or less in one direction. ये वही बात है जिसको हम दूसरी तरह से जीन के फॉर्म में कह रहे हैं. But if the environment gradually becomes cooler and then the relative length of some of the appendages, as for example ear pinna of a mammal or limb appendages of the arthropod will be affected. This is ear pinna of mammals. ये एक एग्जाम्पल है कि अगर एनवायरमेंट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है और ठंडा हो रहा है तो इस तरह से अपेंडेजेस में चेंज आएगा. तो एक डायरेक्शन में चेंज आ रहा है. फिर इफ ऑल अदर एनवायरमेंटल फीचर्स रिमेन कांस्टेंट एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन आर इक्वल, देन अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द इंडिविजुअल विद रिलेटिवली शॉर्टर अपेंडेजेस विल टेंड टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग्स. अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल से हम अपनी बात को कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन में कैसे ग्रेजुअली पॉपुलेशन मूव करती है.
कि अगर एनवायरनमेंट कूल हो रहा है तो अपेंडेजेस की रिलेटिव लेंथ, जैसे ईयर पिन्ना है मैमल्स के या आर्थ्रोपोड के लिम अपेंडेजेस हैं, ये अफेक्ट होंगी। और बाकी सब अगर एनवायरमेंटल फीचर्स कांस्टेंट रहते हैं तो एलन्स रूल ये कहता है कि जिस इंडिविजुअल की शॉर्टर अपेंडेजेस हैं वो ज्यादा सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू द वन विच इज हैविंग लॉन्गर अपेंडेजेस, because it will be exposed to environmental catastrophe and so also their offsprings जिनके longer appendages होंगे। Thus the individuals with shorter extremities will outnumber those with longer extremities और इसका रिजल्ट ये होगा the mean will change। तो इस एक एग्जाम्पल से जो हमने लास्ट स्लाइड में बात करी कि the mean of the population will change, तो वो कुछ इस तरह से चेंज होती है। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, जो बातें भी हमने करी उनको हम पॉइंट वाइज लिस्ट करते हैं कि डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है देन डायरेक्शनल सिलेक्शन विल ऑपरेट। इट विल फेवर एक्यूमुलेशन ऑफ दोज म्यूटेशंस विच इंक्रीज द फिटनेस ऑफ अ पॉपुलेशन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो पॉपुलेशन अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं कर पाएगी या लेस फिट होगी, दैट विल नॉट बी सिलेक्टेड एंड ये उसको फेवर करेगी विच इज इंक्रीजिंग द फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन इन द गिवन चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो एज अ रिजल्ट इट फेवर्स नॉन एवरेज और स्पेशलाइज्ड फिनोटाइप्स, और जो नॉर्मल या एवरेज इंडिविजुअल्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। So consequently, it brings about progressive evolution. So these are salient features of directional selection. This is the graph which is showing how directional selection operates. Again, this is a bell-shaped curve of a variability distribution. अब यहाँ पर selection is operating against the extreme. So this was the normal population, ये shaded line से, and now दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन। तो इतनी जो पॉपुलेशन है इट हैज बीन एलिमिनेटेड, क्योंकि जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट था उसमें दे वर नॉट प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी वेरी फिट, तो नेचर एलिमिनेटेड देम और उन्होंने ऐसे सिलेक्ट करा जो विच वर मोर फिटर। सो दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन बाय डायरेक्शनल सिलेक्शन। Now let us discuss directional selection with the help of two examples. पहला एग्जाम्पल है बहुत ही फेमस एंड वेल नोन एग्जाम्पल है ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म स्टडी करा गया था पेपर्ड मॉथ में, बिस्टन बेटुलेरिया, और ये यूरोप में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन जब राइज पर था, स्टार्ट हुआ था, तब ये स्टडीज की गई थी एंड इट प्रूव टू बी अ डायरेक्शनल सिलेक्शन सिचुएशन। कैसे कि जो पेपर्ड मॉथ है वो यूरोप के पार्ट्स में मिलता था। अब यूरोप में 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत राइज पर था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सूटी स्मोक था वो कंट्री साइड में एक्यूमुलेट होता गया एंड इट कवर्ड फॉरेस्ट एंड फील्ड्स विद सूट, तो वो ग्रे से ब्लैक हो गए। अब जो नॉन मेलेनिक पेपर्ड मॉथ है उसके विंग्स ग्रे होते हैं। दे ब्लेंडेड परफेक्टली विद लाइकेन कवर्ड ट्री ट्रंक्स ऑन विच मॉथ अलाइटेड। तो जब तक सूट डिपॉजिट नहीं हुआ था तब तक ये जो नॉन मेलेनिक वैरायटी थी पेपर्ड मॉथ की वो ब्लेंड हो जाती थी लाइकेन कवर्ड ट्री ट्रंक्स पे, तो उसकी पॉपुलेशन इजिली रिप्रोड्यूस करती थी और मल्टीप्लाई करती थी। एंड बट आफ्टर 1848 जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये जो फील्ड्स और फॉरेस्ट सूट से कवर हो गए एंड इट टर्न फ्रॉम ग्रे टू ब्लैक, तो अ मेलेनिक वेराइटी ऑफ पेपर्ड मॉथ वाज सीन इन द रीजन ऑफ मैनचेस्टर एंड दिस वेरिएंट वाज नेम्ड एज बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरिया। कार्बन सूट से इसको नाम दिया कार्बोनेरिया का। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 50 years जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क इंडिविजुअल्स ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम लेस देन 1 to about 99% in the vicinity of industrial areas. This is to be noted
in the vicinity of industrial areas. And incidence of melanic type had reached 90% or more in British industrial areas. अब what was the reason for this striking increase in the number of melanic variety? It was worked out by, it was studied by Ford and Kettlewell. तो यहाँ हमने बात करी कि यूरोप में मैनचेस्टर के साइट पर नॉन मिलेनिक वैरायटी ऑफ मॉथ थी एंड वो ग्रे, उसके जो विंग्स थे देवर ग्रेइश इन कलर और वो मैच कर जाते थे लाइकेन कवर्ड ट्री ट्रंक से. ग्रेजुअली जैसे जैसे सूट डिपॉजिट हुआ वो उसकी कैमोफ्लेजिंग नहीं हो पाई, वो प्रेडेशन से बच नहीं पाया और एक मिलेनिक वैरायटी आई जो कि 1 से 99% तक हो गई. और ऐसा क्यों हुआ? इट वॉज स्टडीड बाय फोर्ड एंड केटलवेल. अब दिस इज द फोटोग्राफ विच इज शोइंग, rather diagram which is showing this is a melanic variety and this is a non-melanic variety and this is a tree trunk. अब हम इसमें हमने जो भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा कि लाइकेन कवर्ड जो ट्री ट्रंक्स थे उसमें ये नॉन मिलेनिक वैरायटी इजीली कैमोफ्लेज हो रहा है एंड प्रेडेशन से ये बच रहा है, जेल कर रहा है. बट ये जो नॉन मिलेनिक वैरायटी है ये यहाँ पर तो नहीं जेल कर रहा, बट ग्रेजुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन से ट्री ट्रंक्स पे सूट डिपॉजिट हुआ, ये ग्रे से ब्लैक में कन्वर्ट हो गई. तो ये जो नॉन मिलेनिक वैरायटी थी इट वॉज इजिली प्रेड अपॉन एंड ये जो मिलेनिक वैरायटी है इट बिकेम, इसके लिए ये ब्लैक ट्री ट्रंक हो जाना बिकेम एडवांटेजेस एंड इसका नंबर इंक्रीज होता गया और इसका नंबर डिक्रीज होता गया. सो दिस इज डायरेक्शनल एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो यहां पर जो 10% मिलेनिक वैरायटी थी बिस्टन बेटुलेरिया की वो यहाँ पर 80% तक हो गई एंड ऑपोजिट हो गया इसके साथ, ग्रे वैरायटी के साथ. नाउ किस तरह से ऐसे हुआ कि ब्रीडिंग टेस्ट किए गए थे दोनों वैरायटी के ऑफ पेपर्ड मॉथ एंड नॉन पेपर्ड मॉथ एंड देखा गया कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 जीन इन बोथ ऑफ देम. द जीन फॉर डार्क कलर इज डोमिनेंट टू लाइट जीन. अब डोमिनेंट जीन वॉज इनिशियली डिसएडवांटेजेस, तो इट वॉज मेंटेन्ड एट एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी क्योंकि ग्रे कलर ट्री ट्रंक में जो नॉन मिलेनिक वैरायटी थी वही उस वक्त एडवांटेजेस थी. तो जो जीन डोमिनेंट जीन थी दैट वॉज डिसएडवांटेजेस, बट एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो म्यूटेंट जीन थी इट स्टार्टेड बीइंग फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड ग्रेजुअली उसके फेवर होने से इट बिकेम अबंडेंट in the population of peppered moth in comparatively very short period. Non-polluted or non-industrial areas में recessive variety remained more abundant, showing the role of selection. जो अभी हमने लास्ट उसमें डायग्राम देखा कि जहां पर सूट डिपॉजिट हुआ और जहां पे ट्री ट्रंक्स गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रे टू ब्लैक, वहां पर तो ये जो जीन थी जो अदरवाइज कम एक्सप्रेस कर रही थी और डिसएडवांटेजेस थी वो वहां पर अभी भी डिसएडवांटेजेस थी, लेकिन जहां पर ग्रे से ब्लैक हो गया वहां पर ये वाली जीन स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, वो एडवांटेजेस हो गई वहां पे. यहां पर सिलेक्शन का रोल क्लियरली डिफाइन होता है कि इन द अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट नेचर सिलेक्ट्स द जीन एंड फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली जब बहुत ज्यादा सूट डिपॉजिट हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया, यूरोप में मैनचेस्टर की बात है, तो there came a Clean Air Act in 1950 and it led to the reduction of soot in the atmosphere. So Cook reported the significant increase in the frequency of non-melanic variety of moth in Manchester area. That means things again came back to the original form कि पहले non-melanic variety ही थी, melanic तो दिखती नहीं थी, but as a soot reduced तो वापस से वो non-melanic variety started increasing in frequency. So here the environmental factor had selected the melanic variety against the wild type और जो factor था that was bird predation. तो predation से जो बच पा रहे थे they were being selected in the prevailing environmental conditions. जैसे जैसे environmental conditions change हुई वैसे वैसे natural selection started operating और वो भी जो अडेप्ट कर पा रहे थे उस एनवायरमेंट में दे वर बीइंग सिलेक्टेड एंड अदर्स वर बीइंग एलिमिनेटेड. सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स टू डीडीटी की बात करें, कई बार कई कॉन्टेक्स्ट में हम इस एग्जाम्पल को ले चुके हैं, तो जो इंसेक्ट्स में जो डीडीटी रेजिस्टेंस आई है वो ग्रेजुअली आती गई उनमें और
जिन जिन इंसेक्ट्स में डीडीटी रेजिस्टेंट आती गई, दे वर बीइंग सिलेक्टेड बाय नेचर एंड अदर्स वर बीइंग eliminated. So the development of resistance to DDT or other insecticides by mosquitoes and houseflies is also an example of directional selection. Then third example है resistance of bacteria to drug. हमें पता है बहुत से बैक्टीरिया पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गए, जबकि इनिशियली पेनिसिलिन सेंसिटिव थे, बट ग्रेजुअली दे बिकेम रेजिस्टेंट टू डिफरेंट ड्रग्स. सो कैवेली एंड मैकेरो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑन कोलोन बैक्टीरिया ई कोलाई. उन्होंने ट्रांसफर किया ई कोलाई पॉपुलेशन टू इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग क्लोराफेनिकॉल एंड दे रेज द पॉपुलेशन ऑफ ई कोलाई हैविंग 250 टाइम्स इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू दिस ड्रग. तो जो म्यूटेंट रेजिस्टेंट फॉर्म्स थे, दे हैड बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन द नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जो कि इसमें क्लोराफेनिकॉल में नहीं अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे थे. सो एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन द फॉसिल रिकॉर्ड ऑल्सो इंडिकेट डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो दिस इज हाउ डायरेक्शनल सिलेक्शन वर्क्स कि इट फेवर्स एक्सट्रीम phenotypes which are able to adapt themselves in the changing environment. So that is why it is called as directional selection or progressive selection. These are the references. Thank you.